हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 9th हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत है, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो काफ़ी सिंप्लीफाई वर्जन है उस चैप्टर का। अगर आप इस वीडियो को देखकर उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ आएगा, और अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है फिर भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए हैं तो ये वीडियो उसके लिए भी हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओवरव्यू देखते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। लुई 16 के बारे में पढ़ेंगे, एंड देन फ्रेंच सोसाइटी मोनार्की के टाइम पे कैसी थी, कंडीशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी, कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, मेकिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जैकोबियन क्लब एंड रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट एंड लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं लुई 16 के बारे में। लुई 16 का फुल नेम था लुईस अगस्टस। लुई 16 का बर्थ हुआ था 23 अगस्त 1754, और ये फ्रांस का किंग बना था 1774 में, जब इसकी एज मात्र 20 ईयर्स थी। मतलब 20 ईयर्स की एज में लुई 16 किंग बन गया था फ्रांस का। और लुई 16 ने मैरिज की थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट से। अब लुई 16 के टाइम पे फ्रांस ने हेल्प की थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की, उन्हें इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन की काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज़ थी पूरे वर्ल्ड में। जैसे इंडिया में भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, तो ऐसे अमेरिका में भी थी। और क्यों फ्रांस ने हेल्प की थी अमेरिका की? क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन उस टाइम पे एनिमीज़ थे। इसके अलावा लुई 16 का जो लाइफस्टाइल की बात करें तो वो काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट था। मतलब वो काफ़ी खर्च करता था अपने हाई क्लास लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। इसका एक एग्जांपल है कि वो जो उसका पैलेस ऑफ वर्सेले था उस पर इमेंस अमाउंट ऑफ मनी खर्च किया करता था मेंटेनेंस के लिए। अब आते हैं फ्रेंच सोसाइटी अंडर मोनार्की। मोनार्की के टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी? अगर हम बात करें सोशल डिवीज़न की, तो फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी: फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के लोगों को कहा जाता था क्लर्जी, सेकेंड स्टेट के लोगों को कहा जाता था नोबेलिटी, एंड थर्ड स्टेट के लोगों को कहा जाता था वर्किंग क्लास। अब मैं आपको ये टर्म सारी बताती हूँ क्या क्या है। क्लर्जी वो लोग होते हैं जो चर्च से एसोसिएट होते हैं, जो चर्च से जुड़े होते हैं, जैसे कि फादर्स हो गए, पॉप्स हो गए, रिलीजियस लीडर हो गए। नोबेलिटी वो लोग होते हैं जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे राजा के फैमिली वाले हो गए, किंग की फैमिली वाले या उनके रिलेटिव्स हो गए। एंड जो थर्ड स्टेट है वो वर्किंग क्लास लोग हैं, जैसे कि पीसेंट्स हो गए, स्मॉल ट्रेडर्स हो गए, शॉपकीपर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, ये सब। अब डिस्पैरिटीज़ अमंग एस्टेट की जो एस्टेट थी, ये तीनों एस्टेट जिसकी हमने पिछली स्लाइड में बात की थी, इनमें क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब कैसे जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते थे। तो जो क्लर्जी और नोबेलिटी थे वो बर्थ से प्रिविलेज थे। मतलब अगर आप क्लर्जी या नोबेलिटी की फैमिली में पैदा हुए हो तो आपको कोई भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उल्टा आपको टैक्स मिलेगा। सेकेंड ये था कि जो क्लर्जी और नोबेलिटी थे वो 60% लैंड को ओन करते थे। मतलब इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 2% थी फ्रांस में, और ये 60% लैंड को ओन किया करते थे। चर्च एक्सट्रैक्टेड ए शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइड्स। अब जो चर्च था, हालांकि चर्च, मंदिर, मस्जिद, इनको कोई हक नहीं है किसी भी तरह का टैक्स लेने का, लेकिन उस टाइम पे जो चर्च थे वो अपना शेयर लिया करते थे एज अ टैक्स, और उस टैक्स का नाम था टाइड्स। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो वर्किंग क्लास लोग थे, फार्मर्स वगैरह, ये फ्रांस को टाइल्स नाम का एक डायरेक्ट टैक्स पे किया करते थे। और ये तो सिर्फ वो टैक्स है जो यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे टैक्स इम्पोज होते थे थर्ड स्टेट के लोगों पे। अब देखते हैं कंडीशन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। अब फ्रेंच सोसाइटी की क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एम्प्टी ट्रेजरी। जो फ्रेंच सोसाइटी है ना, उसमें एम्प्टी ट्रेजरी की प्रॉब्लम थी। मतलब कि उसका जो राजकोष है, जो फ्रांस की पूरी वेल्थ है, वो ख़त्म होती जा रही थी। सेकेंड कंडीशन थी प्रोलॉन्ग वॉर। जो फ्रांस था, जैसे मैंने पहले ही बताया था, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए फ्रांस ने ब्रिटेन से फाइट की थी। तो ये वॉर्स काफ़ी लंबी चली थी, जिसकी वजह से फ्रांस का जो सारा पैसा था वो वॉर में ख़त्म होता जा रहा था। फिर है सब्सिस्टेंस क्राइसिस। मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उसके अकॉर्डिंग जो कहते हैं कि रिसोर्सेज है वो नहीं थे। तो इस वजह से इन्फ्लेशन हो गया था फ्रांस में, काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी। उसके बाद है कॉजेज़ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज़ क्या थे? सबसे पहले देखते हैं पॉलिटिकल कॉज क्या था।
पॉलिटिकल कॉज में था वीक रूलर एंड पुअर पॉलिसीज ऑफ लुइस 16। जो लुइस 16 था वो इतना अच्छा लीडर नहीं माना गया, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया था वो काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट था एंड उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी थी कि भाई जो भी होगा वो थर्ड स्टेट के लोगों को ही झेलना पड़ेगा, बाकी जो रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, जो क्लर्जी से बिलोंग कर रहे हैं, दोज हु आर क्लोज टू मोनार्की, दे विल बी सेव बाय ऑल द हार्श कंडीशंस। उसके बाद है सोशल कॉजेस। सोशल कॉजेस में सोशल डिवीज़न, जैसे मैंने कहा था कि फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड थी, तो सोशल डिवीज़न था फ्रेंच सोसाइटी में। और बर्थ प्रिविलेज थी कि भाई जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी वाले फैमिलीज़ में पैदा होगा वो ना कोई टैक्स पे करेगा और वो लैंड भी ओन करेगा। फिर इकोनॉमिक कॉजेज़। अब इकोनॉमिक कॉजेज़ में मैंने पहले भी बताया था कि एम्प्टी ट्रेजरी, फ्रांस का सारा राजकोष, सारा जो पैसा है वो खर्च होता जा रहा था वॉर में, और लुइस 16 के हाई क्लास जो हैबिट्स को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, वॉर डेथ बहुत बढ़ गया था फ्रांस पे, और वॉर डेथ जैसे कि मैंने कहा था प्रोलॉन्ग वॉर की वजह से वॉर पैसा जा रहा था वहाँ पे, तो कर्ज काफ़ी बढ़ गया था इसकी वजह से फ्रांस पे भी। और बैड हार्वेस्ट, सब्सिस्टेंस क्राइसिस का जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी और उस टाइम पे जो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन रिसोर्सेज भी नहीं थे, कहीं कहीं पे तो बैड हार्वेस्ट की प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब सूखा पड़ना, अकाल पड़ने जैसी प्रॉब्लम भी आ गई थी, जिसकी वजह से महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी और लोगों को रिसोर्सेज की बहुत कमी हो रही थी। फिर इमीडिएट कॉजेज़। अब इमीडिएट कॉजेज़ देखते हैं कि भाई एकदम से फ्रांस रेवोल्यूशन जो हुआ है उसके क्या इमीडिएट कॉजेज़ हैं। तो प्रपोजल ऑफ इंक्रीज इन टैक्सेस। तो एक बार जो लुइस 16 ने एक प्रपोजल रखा था कि जो थर्ड स्टेट्स के लोग हैं जो वो टैक्स दे रहे हैं उसकी रेट्स को और बढ़ाया जाए, जिससे लोग बहुत भड़क गए थे। पॉलिसीज ऑफ लुइस 16 ऑन स्टेट वाइज वोटिंग इन जनरल स्टेट। अब जनरल स्टेट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मोनार्की का सिस्टम तो था ही फ्रांस में, साथ में एक जनरल स्टेट भी हुआ करती थी। एंड जनरल, तो वो जनरल स्टेट बेसिकली एक असेंबली होती थी जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेट्स के लोग पार्टिसिपेट करते थे और इधर एक वोटिंग सिस्टम होता था। तो यहाँ पे हर स्टेट का एक वोट होता था। वैसे तो वोटिंग पर पर्सन पर वोट होना चाहिए, बट यहाँ पे स्टेट वाइज वोट था। तो आप समझ रहे हो कि जो 2% ऑफ पीपल है, जो क्लर्जी एंड नोबिलिटी मिलकर 2% है, उनका मतलब एक दो वोट मिल के मतलब उनके दो वोट हो रहे हैं, और जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उन सबका जो 98% पॉपुलेशन है फ्रांस की, उनका एक वोट। तो कितना डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है कि भाई कोई भी फैसला अगर किंग का होगा और जो फेवर में होगा क्लर्जी एंड नोबिलिटी के, तो वो तो अपना वोट दे देंगे उसको, तो हो गई उनकी मेजोरिटी स्टेट जनरल में, जिसकी वजह से थर्ड स्टेट के लोग काफ़ी डिससेटिस्फाइड थे। वो चाहते थे कि पर पर्सन पर वोट हो। फिर रोल ऑफ फिलोसफर्स। जो फिलोसफर जैसे कि जॉन लॉक हो गए फिलोसफर, इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया था लोगों के माइंड को एनलाइटन करने में, मतलब हमें नॉलेज देने में कि भाई हमें लिबर्टी, हमारी कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, लिबर्टी दे हमें, जो इक्वालिटी दे और फ्रेटर्निटी दे, ना कि ऐसी गवर्नमेंट जो डिस्क्रिमिनेट करे। इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या क्या इवेंट्स हुए, मतलब किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन का सारी प्रोसेसिंग हुई। तो मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट डिमांड 1 पर्सन 1 वोट। जो मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट थे ना, उन्होंने डिमांड की थी कि हमें भाई पर पर्सन पर वोट होना चाहिए। ये एक जस्टिफाइड भी है, क्योंकि आप तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के वोट से मेजोरिटी बना लोगे, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनेगा। तो इसलिए 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए। और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, 98% है, तो हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ ना अगर 1 पर्सन 1 वोट नहीं हुआ तो। फिर एक किंग रिजेक्टेड द डिमांड। अब किंग ने क्या कर दिया, इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। ऑन जून 20 1789 थर्ड स्टेट पीपल असेंबल्ड इन टेनिस कोर्ट इन ग्राउंड ऑफ वर्सलीज। अब 20 जून 1789 में थर्ड स्टेट के लोग असेंबल होते हैं टेनिस ग्राउंड में, वर्सलीज के टेनिस ग्राउंड में, और डिक्लेयर कर देते हैं खुद को नेशनल असेंबली कि भाई आज से हम क्या है, नेशनल असेंबली है, एंड वी विल बिकम द गवर्नमेंट ऑफ द फ्रांस, कि हम ही अब गवर्नमेंट बनेंगे फ्रांस की, हम ही गवर्नमेंट बनाएंगे फ्रांस की। एंड देन 14 जुलाई 1789 को जो भड़की हुई भीड़ थी, उन्होंने फोर्ट ऑफ बेस्टाइल पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। इट वाज इन पेरिस। अब एक पेरिस एक सेंटर हुआ करता था फ्रांस का, और ये जो बेस्टाइल का पैलेस है ये भी एक पावर का सेंटर था, किसका, मोनार्की का, जिसको डिस्ट्रॉय करके लोग ये दिखाना चाहते थे कि वी आर नाउ वी आर नॉट एक्सेप्टिंग योर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़, अब हम आपके अगेंस्ट जाएंगे, अब हम रेवोल्यूशन करेंगे।
ऑन 4 अगस्त 1789 ऑल फ्यूडल सिस्टम क्या था, बर्थ प्रिविलेज थी, जो बर्थ बेस्ड प्रिविलेज थी उसे ख़त्म किया गया, अबॉलिश किया गया और टैक्सेस को भी हटा दिया गया, ठीक है, एक ऑफिशियल ऑर्डर लाके। अब और जो चर्चिस की प्रॉपर्टीज़ थी, भाई चर्च तो एक समाज सेवा के लिए होता है, धर्म का स्थान होता है, तो उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी, उनके प्रॉपर्टीज़ को भी कॉन्फिस्केट कर लिया गया, मतलब जब्त कर लिया गया। अब भाई चर्च के पास कोई राइट नहीं कि ना वो कोई टैक्स लेगा ना ही वो प्रॉपर्टी ओन करेगा। मेकिंग ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब फ्रांस में ये सब होने के बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि अब फ्रांस एक तरह से डेमोक्रेसी की तरफ जा रहा था, तो नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन 1791 को और पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में, और 1 पर्सन 1 वोट का सिस्टम यहाँ पे रखा गया। अब 1 पर्सन 1 वोट में जो था, सारे सिटीज़न नहीं थे, वो सिटीज़न जो टैक्स पे करते थे, एंड वो भी मेल्स होने चाहिए, मतलब मेल्स हो, टैक्स पे करते हो, और जो इनको कहते थे एक्टिव सिटीजन्स, और जो विमेन थे एंड जो टैक्स पेयर नहीं थे, नॉन टैक्स पेयर थे, दे आर कॉल्ड पैसिव सिटीजन। हाउएवर वुमेन एंड नॉन टैक्स पेयर मेल्स वर नॉट अलाउड टू वोट, दे आर कॉल्ड पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। विमेन और जो नॉन टैक्स पेयर मेल्स थे उन्हें पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया और वो वोट नहीं कर सकते थे। अब आता है जेकोबियन क्लब एंड रेन ऑफ टेरर। अच्छा, जेकोबियन क्लब एक पॉलिटिकल क्लब था, मतलब उस टाइम पे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो काफ़ी सारे पॉलिटिकल क्लब्स खुल गए थे, जो कि डिस्कशन डिबेट्स किया करते थे देश के बारे में। जैसे हम 4-5 लोग जब बैठ जाते हैं तो हम भी करते हैं डिस्कशन डिबेट कि देश में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो ये प्रॉपर क्लब्स बन गए थे पॉलिटिकल, एंड दे यूज टू डिस्कस एंड डिबेट अबाउट द टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो जेकोबियन क्लब भी एक ऐसा ही पॉलिटिकल ग्रुप था, और इसका जो हेड था, इसका जो लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पेरी, ठीक है, इसका लीडर था वो। अच्छा, जेकोबियन क्लब में किस तरह के लोग आते थे, लेस प्रॉस्पेरियस, जैसे कि शॉपकीपर हो गए, पीसेंट्स हो गए, वर्किंग क्लास हो गए, ऐसे लोग का क्लब था ये जेकोबियन क्लब। ऑन 10 अगस्त 1792 जेकोबियन इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। अब 10 अगस्त 1792 को क्या होता है, जो जेकोबियंस क्या करते हैं, वो रॉयल फैमिली को, मतलब लुइस 16 जो मोनार्की की फैमिली है, उसे इम्प्रिजन कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं। ऑन 21 सितंबर 1792 फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड एज रिपब्लिक, ठीक है। फ्रांस को यहाँ पे फ्रांस लिखा है, एक्चुअली वो स्लाइड्स पूरी दिख नहीं रही होगी आपको, यहाँ पे रैंस नहीं, यहाँ पे फ्रांस है, ठीक है, फर्स्ट वाले पॉइंट पे। तो फ्रांस क्या कर देता है, अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर देता है, नाउ वी आर रिपब्लिक, मतलब यहाँ पे लोगों का ही कहते हैं सरकार होगी। तो 21 सितंबर 1792 को फ्रांस खुद को रिपब्लिक डिक्लेयर कर देता है। लुइस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ, ठीक है। अच्छा, ये वॉश नहीं है, दिस इज वॉश्ड, एक्चुअली जब हम कैनवा से स्लाइड को डाउनलोड किया था तो शायद ये मिस्टेक हो गई होगी, लेट इट बी। तो यहाँ पे वॉज है, लुइस 16 को डेथ पेनल्टी दे दी गई, उसको गुलेटन के प्रोसेस से, यू नो व्हाट इज़ गुलेटन प्रोसेस, कि जब आपकी सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है, मतलब कि हेड को बिहेड कर दिया जाता है, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ गुलेटन। तो वहाँ से मतलब उस पूरी मशीन से, जो भी वो सेटअप होता है जहाँ पे मारा जाता है, उस प्रोसेस से उसे मारा गया, और उस पर क्या चार्जेस लगाए थे, क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, मतलब कि खुद की गद्दारी करना खुद की कंट्री से, उस पर ये चार्जेस लगे थे, और उसको पब्लिक एग्जीक्यूशन कर दिया गया था। अब जेकोबियन क्लब एंड रेन ऑफ टेरर, जो जेकोबियन क्लब है, ठीक है, अब ऐसा नहीं था कि जेकोबियन क्लब भी बहुत अच्छा था। जेकोबियन क्लब का जो लीडर है रोबेस्पेरी, उसका जो रूल रहा था 1793 से 94 के बीच, वो काफ़ी ज़्यादा क्रूवल था, रूथलेस था, मतलब वो किसी को भी, मतलब उसका जिसका मन कर रहा है, उसको लग रहा है कि भाई ये लोग फ्रांस के रिपब्लिक होने के खिलाफ है, तो उन लोगों को वो इस शक के बिना पे सज़ा दिया करता था। गुलेटन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उसके रेन में, जब भी उसका सारा टेन्योर था, उस बीच गुलेटन का जो यूज़ था काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि ही वॉज वेरी क्रूअल टू दोज पीपल हु डोंट सपोर्ट द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। मतलब सिर्फ शक के बिना पे, कि भाई उसको शक है कि ये जो बंदा है कंजर्वेटिव है, इसको नहीं अच्छा लग रहा है फ्रांस का रिपब्लिक बनना, तो वो उसी को गुलेटन के प्रोसेस से एग्जीक्यूट करवा दिया करता था। द फॉल ऑफ जेकोबियन अलाउड वेल्दी मिडिल क्लास टू रूल थ्रू एन, अच्छा, अब इसकी वजह से ना जेकोबियन क्लब का, जेकोबियन लीडर का क्या होने लगा, फॉल होने लगा, क्योंकि
एक तो अभी फ्रांस निकला है मोनार्की के हाथ से, अब ये फ्रांस बनता जा रहा है डेमोक्रेसी से, ये क्या बनता जा रहा है, डिक्टेटरशिप की तरफ आता जा रहा है, जिसकी वजह से जैकोबियन क्लब क्या होता गया, उसका फॉल होता गया। भाई लोगों को नहीं पसंद आया, क्योंकि वो तो देयर पर्पस वॉज टू बी द डेमोक्रेटिक कंट्री, पर एक नया लीडर आके वापस से वो सब हरकतें कर रहा है। तो इस बीच क्या हुआ, जो वेल्दी मिडिल क्लास लोग थे जिन्होंने रूल किया था, वेल्दी मिडिल क्लास लोग रूल थ्रू दैन एग्जीक्यूटिव मेड अ 5 मेंबर कॉल्ड डायरेक्टरी। तो जो वेल्दी मिडिल क्लास लोग थे, ये कुछ 5 लोग थे जो एग्जीक्यूटिव के थ्रू रूल करते थे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब कि लाइक मिनिस्टर्स जो रूल किया करते थे, इन्होंने एक मेंबरशिप वाली सिस्टम बनाया जिसको बोलते हैं डायरेक्टरी फॉर्म की इन्होंने। ठीक है, जो कि 26 अक्टूबर 1795 तक से मतलब स्टार्ट हुई, और कब तक चली, जब तक नेपोलियन बोनापार्ट का राइज नहीं हुआ। क्लैशेस बिटवीन अच्छा, ये जो डिक्टेटर्स एंड ये डायरेक्टर एंड लेजिस्लेटर थे, मतलब वो लोग जो 5 डायरेक्टर, जो 5 मेंबर्स थे और जो लेजिस्लेटिव थे, ठीक है, इनके बीच में काफ़ी क्लैशेस रहते थे, कभी भी अग्री नहीं करते थे एक दूसरे की बात पे, और इसकी वजह से धीरे धीरे करके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो नेशनल असेंबली बनी थी, उनकी सरकार बनी थी, उनके बीच में ना अग्रीमेंट नहीं रहे थे, वो काफ़ी डिसअग्री करते थे एक दूसरे की बातों पे, जिसका फ़ायदा उठा लिया नेपोलियन ने। नेपोलियन ने ये डायरेक्टरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया 1799 में, और ये बन गया फर्स्ट काउंसिल एंड लेटर क्राउंड हिमसेल्फ एज एम्प्रर ऑफ द फ्रांस। ठीक है, फर्स्ट काउंसिल बना एंड देन इसने खुद को एम्प्रर बना लिया, किंग बना लिया फ्रांस का 1804 में। एंड नेपोलियन का भी रेन रहा था कुछ 11 सालों तक। उसके बाद नेपोलियन डिफीट हो गया था बैटल ऑफ वाटरलू में, और उसके बाद फ्रांस से कम्प्लीटली जो कहते हैं डिक्टेटरशिप हो गया, चाहे वो मोनार्की सिस्टम हो गया, वो सब खत्म हो गया था नेपोलियन के एंड के साथ। लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या लेगेसी मिलती है, पूरे वर्ल्ड को क्या लेगेसी मिली, या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगर आपने प्राइम्बल पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिखा रहता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। हमें कहाँ से मिला, ये हमें मिला है फ्रांस से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो लिबर्टी मतलब जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं कि चेन, ये जो हैंडकप्स है इसको ब्रेक के जोड़िए, इसका मतलब है आज़ादी, इंडिपेंडेंस। किससे, मोनार्की से, किसी भी तरह के डिक्टेटरशिप से। इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा है कि 3 स्टेट्स थी, उनके बीच में इक्वालिटी आई ना, फ्रांस के लोगों के बीच इक्वालिटी आई, तो इक्वालिटी मतलब इक्वल राइट्स मिले सबको। एंड देन फ्रैटर्निटी, लोगों के बीच में क्या बड़ी, भाईचारा, प्यार, क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो अगर लोग मिलकर नहीं करते ना तो कभी भी फ्रांस में कोई रेवोल्यूशन नहीं हो पाता। लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी थी, थर्ड क्लास के लोगों के बीच में यूनिटी थी, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हो पाया और फ्रांस एक रिपब्लिक, एक डेमोक्रेटिक नेशन बन पाया। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अच्छा, स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन 1848 फ्रॉम ऑल द कॉलोनीज ऑफ फ्रांस। अब फ्रांस की जो कॉलोनीज थी वहाँ से फ्रांस ने अपनी जो स्लेवरी वाला सिस्टम था वो सब हटा दिया था 1848 में, क्योंकि फ्रांस ने खुद इन एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को अपना लिया था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो उसके चलते वो कैसे किसी दूसरे देश को गुलाम बना सकता है। उसके बाद विमेन फॉट देयर ओन वे टू गेट राइट टू वोट इन 1946। तो विमेन को तकरीबन कह सकते हैं 100 साल लग गए राइट टू वोट के लिए फ्रांस में, और फाइनली 1946 में वुमेन को क्या मिला, राइट टू वोट मिला।